एवरीवन, मैं अंकित यादव। लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपको कहा था कि हम लोग 21 जून से बात करने वाले, लगातार बात करने वाले हैं। और लगातार कैसी बात करने वाले हैं बच्चा, तो आप लोग बताइएगा। हम लोग लगातार बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश पर। तो बच्चा उत्तर प्रदेश जैसे एग्जाम में आपको बता दूं, बीओ का एग्जाम हो गया, सुपर टेट हो गया, लेखपाल हो गया, एसआई हो गया, मतलब अन्य एग्जाम होते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में, उन सभी के लिए बात करेंगे। मैं एक बात और बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा, उसके लिए आपको याद रखना, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हम लोग पढ़ेंगे बच्चा पीसीएस लेवल का। पीसीएस लेवल यानी कहने की बात यह कि पीसीएस प्री के तहत हम लोग पढ़ेंगे। या अपना लोअर पीसीएस आता है, या चकबंदी लेखपाल होते हैं, या आरओ हो या एओ, इतने प्रकार के जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश में होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी को लेकर हम लोग पूरी की पूरी बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से। यहां तक कि मैंने आपको बताया हम लोग बात करेंगे पीसीएस लेवल से। देखिए उत्तर प्रदेश में हमें क्या पढ़ना होता है, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो। जिस प्रकार से पूरा अध्ययन हमें एक भारत को करना है, उसी प्रकार से भारत को हम लोग जैसा एक देश मानकर अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को भी एक देश मानकर उसका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे लिए स्पेशल है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो मैं सबकी तरह आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको मैं कौन कौन सी बातें बता रहा हूं, लेकिन याद रखना, क्या हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं? बोलो सर बिल्कुल पढ़ते हैं। तो याद रखना, जो भारत का इतिहास है, उत्तर प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके संदर्भ में लोग बात करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बता दूं मैं आपको बच्चा। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में देखें तो आप लोग जानते हो इतिहास को हम लोग कितने चरणों में बांटते हैं, आपको पता है। इतिहास को हम लोग 3 चरणों में बांटते हैं। एक हमारा होता है बच्चा प्राचीन इतिहास। क्या होता है बच्चा? प्राचीन। एक होता है हमारा बच्चा मध्यकालीन इतिहास। दूसरा होता है हमारा बच्चा कौन सा? आधुनिक। कौन सा भी? आधुनिक। तो मैं एक बात आपको और जानकारी के लिए आज बता दूं कि भाई हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे, प्राचीन इतिहास में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, कैसे प्रश्न बनते हैं। मध्य भारत में यानी मध्यकालीन इतिहास में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, या आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के संदर्भ में अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश से 1857 के विद्रोह के किस प्रकार से कितने प्रश्न बनते हैं, वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, आज प्रारंभ करते हैं अपना उत्तर प्रदेश स्पेशल। देखिए बच्चा उत्तर प्रदेश स्पेशल में कैसे प्रश्न देखेंगे, जरा सुनिए ध्यान से। पहले तो मैं आपको बता दूं, हम लोग बात करते हैं सीधे महाजनपद से। अगर महाजनपद से हम लोग देखने का प्रयास करें तो मैं आपको बता दूं, महाजनपद आप लोग जानते हो जिसकी जानकारी, महाजनपद की जिसकी जानकारी महाजनपद जिसकी जानकारी हमें मिलती है बच्चा। जैसे हम लोग बात की थी अंगुत्तर निकाय, क्लियर है? अंगुत्तर निकाय ये हमारा एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो आप लोग जानते हो जो महाजनपद थे वो कितने थे बच्चा? 16। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, 16 में से 8 महाजनपद, 16 में से 8 महाजनपद, 16 में से 8 महाजनपद, ये हमारे 8 महाजनपद बच्चा में कहां मिलने वाले हैं? आप लोग उसके लिए सीधे उत्तर बताइएगा, कहां मिलने वाले हैं बच्चा? उत्तर प्रदेश में मिलने वाले। कहां मिलने वाले? उत्तर प्रदेश। तो आजकल जो परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा को हमसे इस प्रकार से प्रश्न बनाएगा, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग इसका उत्तर याद रखिएगा, 8 महाजनपद हमारे वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। ये हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि क्लियर है कि नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पीसीएस लेवल के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और आज हम लोग इस संदर्भ में ये बात कर लेते हैं बच्चा कि कितने महाजनपद, सुनिए ध्यान से, कितने महाजनपद। देखते हैं 8 और 8 वो कौन कौन से महाजनपद है, उनकी हम लोग राजधानियां भी याद कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? देखिए जरा हम लोग बात करेंगे तो एक महाजनपद आपको मिलेगा बच्चा, सीधे हम लोग बात करते हैं कुरु। बच्चे कुरु महाजनपद की बात करें तो पूरा का पूरा महाजनपद ये उत्तर प्रदेश में था। और उत्तर प्रदेश की बात करें, जबकि इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो जरूर राजधानी कहां थी बच्चा? इंद्रप्रस्थ। क्या थी भैया? इंद्रप्रस्थ। क्लियर है कि नहीं है? राजधानी कहां थी इसकी बच्चा? इंद्रप्रस्थ। लेकिन ये पूरा महाजनपद कहां पर फैला हुआ था, आप लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। क्लियर है कि नहीं है? दूसरी हम लोग बात करते हैं बच्चा पंचाल महाजनपद की। किसकी बात करते हैं? पंचाल। अगर हम लोग पंचाल महाजनपद की बात करते हैं तो हमने इसके बारे में आपको बताया था, इसकी जो आपको राजधानी मिलेगी बच्चा अहिच्छ। अहिच्छ राजधानी क्या मिलेगी? अहिच्छ। अहिच्छन इसकी आपको राजधानी मिलने वाली है। हम लोग दूसरी बात करें तो आपको याद रखना बच्चा बत्स। क्या याद रखेंगे बच्चा? बत्स।
ये बस महाजनपद भी आपका बच्चा उत्तर प्रदेश में था, और इसकी जो हमें राजधानी मिलेगी वो मिलेगी बच्चा कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास मिलेगी बच्चा। क्या मिलेगी बच्चा? कौशाम्बी। और हम लोग बात करें तो आपको अगला याद रखना बच्चा, शूरसेन महाजनपद। शूरसेन महाजनपद, इसकी जो राजधानी मिलने वाली है बच्चा, आप लोग बताइएगा कहां मिलेगी बच्चा? उत्तर प्रदेश के कहा बच्चा? मथुरा में। और हम लोग बात करें तो आप लोग बताइएगा मल्ल महाजनपद, किसकी बात करेंगे बच्चा? मल्ल महाजनपद। और मल्ल महाजनपद की जो हमें राजधानी मिलेगी उसे आप लोग बताइए कुशीनगर, जहां हमारे बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो ये हम लोगों ने बात की। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5। ये 5 के 5 महाजनपद हमें कहाँ मिलने वाले हैं बच्चा? आप लोग उत्तर बताएंगे सर कहाँ मिलने वाले हैं? वो कहाँ मिलने वाले हैं बच्चा? पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में मिलने वाले। और हम लोग बची हुई 3 महाजनपद की बात करते हैं जो हमें उत्तर प्रदेश में मिलेगा। देखिए हम लोग बिल्कुल क्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के इतिहास पर देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और यहां से मैं 8 में से आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको याद कर लेना है, उसके अलावा प्रश्न नहीं बनेगा। कैसे याद करना जरा देखिएगा ध्यान से, मेरी बात को सुनते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से बात को सुनते रहिए। और लास्ट में हम आपको बहुत अच्छी आज खुशखबरी देना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन खुशखबरी सारे बच्चों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि काफी आप लोगों ने एडजस्ट किया है। उसी एडजस्ट के संदर्भ में हम आपको खुशी देना चाहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए, देखते रहिए। आगे हम लोग बात करें तो जो हमें महाजनपद मिलता है बच्चा, वो मिलेगा बच्चा हमें काशी। क्या मिलेगा बच्चा? काशी। हम लोग काशी महाजनपद की बात करें तो हम आपको इसकी जो राजधानी मिलने वाली बच्चा वो मिलेगी वाराणसी। क्या मिलेगी बच्चा? वाराणसी। हम लोग सीधे अगर 7वें महाजनपद के बारे में बात करें तो आप लोग लीजिए नाम, एक नाम मिलेगा आपको चेदी। किसकी बात करेंगे भाई? चेदी। और चेदी की जो आपको राजधानी मिलेगी वो मिलेगी बच्चा सुक्तिमती। सुक्तिमती। क्या मिलेगी बच्चा? सुक्तिमती। जहां का राजा होता शिशुपाल, इसको जरूर याद रखना। शिशुपाल, भगवान श्री कृष्ण ने जिसको चक्र मारकर मारा था, जो दुर्योधन की बुआ का लड़का था, शिशुपाल। और हम लोग अंत में बात करेंगे तो आपको याद रखना बच्चा कौशल। किसकी बात करेंगे बच्चा? कौशल। जो कौशल है भैया, कौशल महाजनपद की राजधानी मिलती है आपको श्रावस्ती। कहां मिलेगी बच्चे? श्रावस्ती। जहां बुद्ध ने सबसे ज्यादा भाषण दिए थे, मतलब सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ये आप लोग बात करना। तो हम लोगों ने बात की यहाँ पर बच्चा पूरे के पूरे 8 महाजनपद की। उन 8 महाजनपद की हम लोगों ने बात की जो कि हमारे वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित थी। आपने देखा कि पहले महाजनपद हम लोगों ने बात की बच्चा कुरु की, हम लोगों ने बात की पंचाल की, हम लोगों ने बात की बत्स की, सूरसेन की, मल्ल की, हमने बात की काशी की, चेदी की, कौशल की। इस प्रकार से हमने 8 के 8 महाजनपद देखे जो उत्तर प्रदेश में है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध गिरद अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और हमसे एक प्रश्न जो हमने कहा कि जो प्रश्न बन सकता है वो हमने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? आप लोगों ने बताया कितने? 8। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश संबंधित अन्य प्रश्नों की ओर। देखिए जरा ध्यान से बेटा, हम लोग अन्य प्रश्नों की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में लोहे के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? प्रथम साक्ष्य मिलते हैं उत्तर प्रदेश में लोहे की प्रथम खोज होती है। देखिए प्रथम उत्तर प्रदेश में लोहे की प्रथम खोज के बारे में हम लोग अगर आपसे कहने का प्रयास करें, जरा सुनिए ध्यान से। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर लोहे की पहली बार अगर कहीं खोज हुई, किसकी भाई? लोहे की। तो लोहे की जो पहली बार खोज होती है वो आपको याद रखना है अंतरजी खेड़ा। लोहे की जो पहली बार आपको खोज मिलेगी लोगों को बताई। तो हम लोगों ने कहा आपसे यहाँ पे गुप्त वंश हो गया। अब गुप्त वंश के बाद देखेंगे तो बच्चा अंत में आ जाता है हम लोग गुप्तोत्तर वंश। देखिए अलग अलग वंश आते हैं। अब इसके संदर्भ में हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। गुप्तोत्तर वंश आ जाता है बच्चा। अब आगे कैसे प्रश्न बनते हैं रश्मि, ध्यान से देखिए, पूरा इतिहास बता दे रहा हूं मैं। गुप्त वंश। तो गुप्त वंश में पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गुप्त वंश में बुद्ध की प्रतिमाएं, क्लियर है कि नहीं? बुद्ध की जो प्रतिमाएं है बच्चा, ये हमें देखने को मिलती हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कहां देखने को मिलती हैं तो आप लोग उत्तर बताइएगा सारनाथ। क्लियर है कि नहीं? सारनाथ प्लस
प्लस हम लोग बात करेंगे मथुरा पर। यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो इसके संदर्भ में आप लोग ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये प्रश्न में हमारी परीक्षा के लिए बन सकता है। तो गुप्त काल में इस प्रकार का हुआ। आप लोगों को मैंने एक अभिलेख बताया था कुमार गुप्त का, अभिलेख की हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे बिल्सन अभिलेख की, बिल्सन या बिल्सन अभिलेख की हम लोग बात कर रहे थे। ये अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ था? एटा से प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश एटा से प्राप्त हुआ, जिसमें सभी गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। मैं आपको जानकारी बता, जो भीतर गांव का मंदिर है, सुनिए ध्यान से, भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव मंदिर, भीतर गांव मंदिर, क्लियर है कि भीतर गांव मंदिर ये भी गुप्त काल में हुआ था। ये आपको कहाँ मिलने वाला? कानपुर में मिलने वाला है। ये कानपुर में मिलने वाला। आपको इसका भी निर्माण कब हुआ था आप लोग बताना? गुप्त काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। इसके बाद जो बच्चा कहानी बनती है आगे की, जरा सुनिए ध्यान से। और एक हमने आपको बताया था भीतरी अभिलेख, एक भीतरी अभिलेख बताया था। भीतरी अभिलेख से मैंने आपको क्या कहा था? भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुष्पमित्रों ने इसका यानी गुप्त वंश पे आक्रमण किया था। ये भी बात हमने आपको बताई हुई थी। क्लियर है के लिए स्कंदगुप्त के समय पर आक्रमण किया था। अब देखिए बच्चा, हम लोग आगे बात करते हैं। मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, आप लोग थोड़ा सा इतिहास ले लीजिए कन्नौज का। कन्नौज में मिलेगा आपको हर्षवर्धन। क्लियर है कि नहीं? कौन मिलेगा आपको? हर्षवर्धन। इसी के शासनकाल में हेनसांग चीनी यात्री कहाँ आता है? आप लोग बताइए कहाँ आता है बच्चा? भारत आता है। ये प्रश्न भी आप लोग याद रखेगा। इसके बाद काफी वंश आते हैं, जैसे आयुष वंश कन्नौज पर आता है, और अंत में जो कन्नौज और वंश आता बच्चा वो आता प्रतिहार वंश। कौन आता बच्चा? प्रतिहार वंश। कौन आता बच्चा? प्रतिहार वंश। और कन्नौज में प्रतिहार वंश आता है। फिर मुसलमानों का आक्रमण होने लगता है। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी लोग आक्रमण करते हैं इसी प्रतिहार वंश पर। अंत में इस वंश की हार होती है। मैं बताऊं, इसी आप लोगों ने देखा होगा 1194 का चंदेरी का युद्ध, चंदावर का युद्ध। और चंदेरी नहीं है, चंदावर पर हम लोग देखेंगे तो वहां में देखने को मिलता है कि जयचंद की वहां पर हार होती है गौरी के द्वारा। फिर उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता। वो हमारा फिर मध्यकालीन इतिहास है, सल्तनत काल है। और सल्तनत काल की हम लोग बिल्कुल इतिहास पे लगातार बात करेंगे, वहां भी हम लोग देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो ये एक बार मैंने आपको एक कहानी बताई, एक मतलब घटना बताई पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश को लेकर, जो इतिहास जहां से उत्तर प्रदेश से इतिहास क्या हुआ हमारा जुड़ा रहा। तो ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश, मोहम्मद गौरी इसको हरा देता और जीत लेता है। क्लियर है कि नहीं है? अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूपी स्पेशल में। देखिए बच्चा, उत्तर प्रदेश पहली बात करें हम लोग क्षेत्रफल की, तो बताइएगा 240,928 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। यह भारत के क्षेत्रफल का बताइए 7.33% है। ठीक, क्षेत्रफल में आप लोग बता देना है राज क्लियर है कि नहीं? राज में मां। तो आप लोग याद रखना, मैं एक बार जानकारी आपको बता दूं। पहला तो आपको मिलेगा राजस्थान, क्या मिलेगा? राजस्थान। फिर आपको मिलेगा बच्चा महाराष्ट्र, क्लियर है कि नहीं है? फिर आपको मिलेगा बच्चा एमपी, फिर मिलेगा आपको बच्चा यूपी। तो क्षेत्रफल में जो यूपी का भारत में स्थान है कौन सा बच्चा? चौथा। जबकि प्रथम स्थान किसका? आपको राजस्थान का। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखना। अब हम लोग थोड़ी सी और बात करें तो मैं एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं। जैसे हम लोग कल्पना कर लेते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों से मिलती है। तुमसे कभी पूछा जाए उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा मिलाता है, आप लोग 8 राज्यों के नाम बताएंगे। एच से बोलेंगे तो हरियाणा, आर से बोलेंगे तो राजस्थान, एचपी से बोलेंगे तो हिमाचल प्रदेश, यूके से बोलेंगे तो उत्तराखंड, ठीक, बी से बोलेंगे तो बिहार, जे से बोलेंगे तो झारखंड, डी से बोलेंगे तो दिल्ली। तो आप लोग क्या रखना? 1 2 3 4 5 6, क्लियर है कि नहीं? और दिल्ली ये कौन सा हो गया? 7। तो हम लोगों ने बात की, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा
ठीक, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश ये हो गया हमारा, तो यहाँ आपको मिल जाता है हिमाचल प्रदेश, फिर आपको हिमाचल प्रदेश जुड़ा हुआ आपको मिलेगा उत्तराखंड, या आपको यहाँ पर मिल जाएगा दिल्ली, फिर आपको मिल जाएगा बिहार, फिर आपको मिल जाएगा झारखंड, क्या मिल जाएगा झारखंड, यहाँ मिल जाएगा आपको हरियाणा, यहाँ मिल जाएगा आपको बच्चा क्या राजस्थान, फिर आपको मिल जाएगा भैया मध्य प्रदेश, क्या मिल जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश मिल जाता है। तो एक और हम लोग बढ़ा लेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा मध्य प्रदेश। इस प्रकार के 8 राज्यों के साथ ये जुड़ा हुआ है। और एक जानकारी बताना, उत्तर प्रदेश मात्र एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता, मात्र एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता, वो किसके साथ भाई, नेपाल के साथ। किसके साथ, नेपाल के साथ। तो ये प्रश्न याद रखना, हमारा उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता। तो ये भी प्रश्न आप लोग बिल्कुल सही तरीके से याद रखना। अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। हम एक एक टॉपिक लेंगे। आज मैं केवल थोड़ा सा परिचय दूंगा आपको उत्तर प्रदेश के बारे में। हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसका भी हम लोग इतिहास के बारे में बात करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए हम लोग और दूसरी बात करें तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया बच्चा, अगर हम लोग इस प्रकार से देखा जाए, जो हमारी पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी को हम लोग देखते हैं बच्चा इस प्रकार से। ये हमारी जो इस प्रकार से रेखाएं होती है बच्चा, इस प्रकार से रेखाएं होती हैं, ये भी जब रेखाएं होती है हमारी अक्षांश रेखाएं, क्या होती है बच्चा, अक्षांश रेखाएं। क्लियर है कि नहीं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। जबकि हम लोग इस प्रकार से रेखाओं के बारे में बात किया करते थे, इस प्रकार से रेखाओं के बारे में हम लोग बात करते थे बच्चा। ये जो हमारी रेखाएं होती हैं बच्चा, वो कौन सी रेखा होती है, ये हमारी कौन सी रेखा होती हैं, आप लोग बताना। देशांतर रेखा। कौन सी होती है, देशांतर रेखा। तो आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विकास कितना है, आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विकास कितना है, तो कभी भी टिक लगाने के लिए आ जाए, मेरी बात को याद रखना, स्पष्ट को रट लेना। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विकास आपको याद रखना है 23 अंश 7 मिनट। क्लियर है कि नहीं है, 23 अंश 7 मिनट नहीं, सॉरी 23 अंश 52 मिनट। क्लियर है कि नहीं है, 23 अंश 52 मिनट से स्टार्ट होता है तो पहुंचता 30 अंश 21 मिनट। 30 अंश 21 मिनट ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम लोग कुल अक्षांशीय विस्तार की हम लोग बात करें तो आप लोग बताना 6 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है, कितने, 6 डिग्री, 6 डिग्री 2 मिनट, 6 डिग्री 2 मिनट इसका अक्षांशीय कुल है। क्लियर है कि नहीं है। अगर हम इसके देशांतर की बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका पूर्व में स्थित है, तो इसका जो पूर्वी देशांतर आपको मिलने वाला है तो आप लोग बताना 77 डिग्री 31 मिनट। क्लियर है कि नहीं है। अब 77 डिग्री 31 मिनट से आपको मिलेगा 84 डिग्री तक। कहां तक मिलेगा बच्चा, 84 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है। तो ये बात आप लोग मेरी याद रखना, मैं इन बातों को थोड़ा सही से समझा दूं आपको। 84, क्लियर है कि नहीं है, 84 3 मिनट। क्लियर है कि नहीं है, 84 3 मिनट। अब देखना मेरी बात को, हम लोगों ने देखा है जो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांश है, अक्षांश भैया 23 अंश 52 मिनट, 23 अंश 52 मिनट। अब आप लोग देखते हो कि जब हम लोग 20 मकर रेखा खींचते हैं, ठीक, क्लियर है कि नहीं है, कौन सी मकर 23.5 अंश होती है कि नहीं होती है, तो आप लोग कल्पना कर सकते हो मैं कौन सी बात आपको बताना चाहता हूँ। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हम लोग स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्थिति, क्योंकि हमारा ये ग्लोब है। क्लियर है कि नहीं, ग्लोब से हम लोग क्या निकालते हैं, स्थिति निकालते हैं। ये बात रखना। तो यार 23 से कितनी है, ये तक। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। और कुल कितनी भैया, 6 बता दीजिएगा आप लोग। क्लियर है कि नहीं। ये प्रश्न आप लोगों को परीक्षा के लिए याद रखिएगा। और हम लोग यहाँ बात की 77 मिनट से 31 और 84 मिनट, सॉरी 84 डिग्री और 3 मिनट के बारे में हम लोगों ने बात की। क्लियर है कि नहीं है। तो ये प्रश्न याद रख। अगर हम यहाँ पर कुल कुछ देशांतरी विस्तार निकाले तो ये लगभग निकले कितना बच्चा, 7 निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है, 7 डिग्री 9। क्लियर है कि नहीं है, 7 डिग्री 9 कुल देशांतरी विस्तार के बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये हम लोगों ने आज बात की, पूरा का पूरा देशांतरी विस्तार बच्चा कहां पर है, पूर्व पर। तो याद रखिएगा, हम लोगों ने आपको ये बात बता दी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और हम लोग आज आगे जो बात करेंगे बच्चा, जो भी बात करेंगे उत्तर प्रदेश से पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न बनेंगे हमारे उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे प्रश्न, कम से कम 30 क्लास के संदर्भ में हम पूरे उत्तर प्रदेश को खत्म करने वाले हैं। अब मैं आपको बच्चा यहाँ पर एक विशेष बात बता दे रहा हूँ, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आज खुशखबरी है कि हम आपको ये बात बता रहे हैं। इसके बाद जो जुलाई का महीना आने वाला बच्चा, जुलाई, तो लगभग 10 जुलाई के बाद आपको जो क्लासें मिलेंगी, डिजिटल क्लास मिलने वाली है। ऑनलाइन जो आपको अब हमारी जो क्लास मिलेंगी, डिजिटल क्लास मिलने वाली है। और एक विशेषता मैं आपको बता दे रहा हूं, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वर्तमान में, उनके लिए फीस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं अभी,
वर्तमान में इस महीने में भी, तो उनके लिए फीस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनकी फीस बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी। ये आपका विश्वास है जो आपने मेरे प्रति बनाए रखा, मैं उसी विश्वास की सौगात आपको दे रहा हूं कि आपकी कोई भी फीस नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप लोग देखिएगा, जब हम लोग डिजिटल क्लास के साथ जुलाई लगभग 10 जुलाई से पहले, क्लियर है कि 10 जुलाई से पहले कानपुर में हम लोगों की बिल्कुल डिजिटल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, डिजिटल क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो हम लोग केवल मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से संघर्ष कर रहे थे बच्चा, पसीनों में डूब डूब कर हम लोगों ने प्रयास किया कि आप तक पढ़ाया जाए। लेकिन उसी संदर्भ में कुछ लोगों ने हमें डिमोटिवेट किया, क्लियर है कि नहीं। कुछ लोगों ने तो बड़ा साथ दिया मोटिवेट करने का, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया। लेकिन हमने हर परिस्थिति में प्रयास किया कि कक्षा आप तक पहुंचे, और हर परिस्थिति में देखा कि वही प्रश्न मैं आप तक पहुंचा हूं यहां से जो परीक्षा में आने वाले हैं, क्लियर है कि नहीं है। तो ये मेरा प्रयास था, ये खुशखबरी आपके लिए थी कि जो हम डिजिटल क्लास, ऑनलाइन डिजिटल क्लास जो हम 10 तारीख के बाद आपके पास लाने वाले हैं बच्चा, तो उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें आपकी जो फीस होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मात्र 600 रुपए ही हम आपकी फीस रखेंगे। बाकी लोगों की फीस जरूर बढ़ेगी और बिल्कुल बढ़ेगी। डिजिटल क्लास और अन्य कोर्स जो आपको लेने होंगे, जैसे मैथ्स हो गया, ये वगैरह कोर्स आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं हम लोगों से, क्लियर है कि नहीं है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। यूपी स्पेशल के साथ हम आपको मिलने वाले हैं कल सुबह। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में प्रथम खोज है, उत्तर प्रदेश में अंतर्जी खैरात, जो कि आपका आता बच्चा इलाहाबाद के अंतर्गत। क्या आता भाई? इलाहाबाद, जिसे आप लोग वर्तमान में क्या कहते हैं बच्चा? प्रयागराज। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रयागराज। तो ये भी आप लोग बात रखेंगे और ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। तो ये मैंने प्रश्न बताया आपको क्योंकि प्राचीन इतिहास से संबंधित है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक संदर्भ में। देखिए हम देखते हैं जैन धर्म में उत्तर प्रदेश, जैन धर्म में उत्तर प्रदेश। बच्चा अगर देखा जाए कि जैन धर्म में उत्तर प्रदेश की क्या महत्वपूर्ण भूमिका, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं। आप लोग देखिएगा, आपको एक वंश मिला था, इसका नाम बच्चा कुषाण वंश। क्या याद रखी नहीं है? कौन सा वंश? कुषाण वंश। कुषाण वंश में जैन धर्म का सबसे ज्यादा विकास आप लोग उत्तर बताइए कहां पर होता है। आप लोग वहां उत्तर बता सकते हैं कहां पर होता है? मथुरा में होता है, क्लियर है कि नहीं? कुषाण वंश जिसका शक्तिशाली शासक कनिष्क था, हमने इसके बारे में आपको बताया। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब प्राचीन भारत पढ़ रहे थे तो हमने आपको यहीं से पूरा का पूरा कुषाण वंश आपको बताया हुआ था। तो आज हम आपको ये केवल ये बात बता रहे हैं कि जैन धर्म में उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का क्या प्रभाव है, उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया कि कुषाण वंश था, कुषाण वंश के शासनकाल में जैन धर्म का सबसे ज्यादा विकास होता, वो कहां पर होता भाई? मथुरा में होता। क्लियर है कि नहीं है? अगर इस प्रकार से प्रश्न बने आपके लिए कि कुषाण वंश के शासनकाल में जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था, तो आप लोग उत्तर क्या बताएंगे? मथुरा। अब आपको जानकारी बता दूं मैं, मथुरा में का आपको स्थान मिलेगा जो मथुरा के अंतर्गत आता है, जिसका नाम बच्चा कोंक। क्या नाम बच्चा? कोंक। कोंक में खुदाई से कुषाण कालीन का मतलब कुषाण वंश के समय कुषाण कालीन जैन मंदिर मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चे? जैन मंदिर मिलते हैं। तो ये भी बात आप रखना, कोंक किसके संदर्भ में आता है? ये मथुरा के। किधर? मथुरा एक प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र बच्चा। किसका प्रमुख केंद्र? जैन धर्म का। कब है? तो आप लोग बताना कुषाण वंश के समय में। कब है भैया? कुषाण वंश के समय में। तो ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि बच्चा आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो हम लोग पूरे की पूरी बात कर चुके हैं। महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। यहीं से हमने ऑनलाइन आपको जैन धर्म के बारे में पूरा पढ़ाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये प्रश्न आप लोग याद रखना। 23वें तीर्थकार पारसनाथ। 23वें तीर्थकार बच्चा कौन? पारसनाथ। 23वें तीर्थकार बच्चा कौन मिलेगा आपको? पारसनाथ। इससे पूछा जाता है कि पारसनाथ की जो जन्म स्थली है वो कहाँ है? क्लियर है कि नहीं है? पारसनाथ की आपको जन्म स्थली पूछे तो आप लोग उत्तर बताएंगे वाराणसी। कहाँ है बच्चा? वाराणसी। तो ये भी प्रश्न आप लोग अपनी परीक्षा के लिए याद रखना। 23वें तीर्थकार और 24वें तीर्थकार
24वें तीर्थकर आप लोग खुद जानते हो कौन थे बच्चा, हमारे महावीर स्वामी। कौन है भैया, महावीर स्वामी। तो ये इसके संदर्भ में तो आप लोग जानते हो क्योंकि हमने आपको पूरा ही बताया था। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म से केवल आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं कि जैन धर्म का सबसे अधिक प्रभाव कुषाण काल में कहां था, तो आप लोग बताएंगे भाई मथुरा में था। क्लियर है कि नहीं। मथुरा का एक क्षेत्र इसका नाम है कुंभ, वहां खुदाई करने से हमें जैन काल और जैन धर्म की प्रतिमा यानी मंदिर मिले हुए हैं। क्लियर है कि नहीं है। ये मंदिर कुषाण वंश के द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर है कि नहीं है। और कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में मैंने आपको बताया था कनिष्क, जिसके द्वारा शक संवत 78 एडी चलाया गया था। आपको मैं ये सारी बातें पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग अगली बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जरा सुनिए ध्यान से, बौद्ध धर्म से कितने प्रश्न बनते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म, बच्चा उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बौद्ध धर्म के संदर्भ में बात करें तो वहां मेरी एक छोटी सी बात याद रखिएगा। आप लोग जानते हो गौतम बुद्ध। क्लियर है कि नहीं। गौतम बुद्ध जिसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर मैं इनके जन्म की बात करता हूं तो मेरी बात याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था बच्चा आप लोग को पता है लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था, लुम्बिनी, जिसे कहा था मैंने नेपाल के अंतर्गत आती है। लेकिन लुम्बिनी जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र आता था बच्चा कपिल वस्तु में। किसमें आता था, कपिल वस्तु। तो यार ना क्षेत्र कपिल वस्तु के अंतर्गत आता था। लुम्बिनी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, आप लोग बताइए, कपिल वस्तु। इसी कपिल वस्तु तो याद रखना जो बुद्ध का जन्म होता है। क्लियर है कि नहीं है बच्चा। गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में। लुम्बिनी किसके अंदर, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु हम लोग वर्तमान में देखने का प्रयास करेंगे तो ये हमें मिलेगा बच्चा उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ जिला। क्लियर है कि नहीं। उत्तर प्रदेश का क्या मिलेगा हमें, सिद्धार्थ जिला। तो ये भी प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है। तो कपिल वस्तु में जन्म करा देंगे आप लोग किसका भाई, गौतम बुद्ध का जन्म कराएंगे। कपिल वस्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश पहचान किससे की जाती है, उत्तर वहां पर आप सीधे करें किससे पहचान की जाती है, सिद्धार्थ जिला से। क्लियर है कि नहीं। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में सारनाथ है, जो उत्तर प्रदेश में क्या बच्चा, सारनाथ है। क्लियर है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध के द्वारा, यानी कह सकते हैं हम लोग गौतम बुद्ध के द्वारा। क्लियर है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया। क्लियर है कि नहीं है। और उपदेश देने की यह घटना कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर है कि नहीं है। तो आपसे पूछा जाए धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो उत्तर क्या बताएंगे, बुद्ध का प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया गया। जबकि दूसरा प्रश्न हम लोग कैसे कर सकते हैं, बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिलाओगे बच्चा, उत्तर बताएगा श्रावस्ती। कहां दिलाओगे, श्रावस्ती में। और बुद्ध के द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश तुम कहां दिलाओगे, श्रावस्ती में। तो ये भी प्रश्न याद रखना। हम लोग जो तीसरे प्रश्न की बात करेंगे बुद्ध से संबंधित, जरा याद रखेंगे। तीसरे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है भैया, मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। क्लियर है कि नहीं, महापरिनिर्वाण। ये बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है। और इनकी घटना यानी इनकी जो मृत्यु होती है बच्चा, वो होती है आप लोग याद रखेंगे कुशीनगर में। कहाँ होती है बच्चा, कुशीनगर में, जो कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो ये हम लोगों ने जो प्रश्न देखे हैं बच्चा, सारे के सारे हमारे जो प्रश्न हैं ये बुद्ध धर्म के संबंधित हैं। और ये बुद्ध धर्म के वे प्रश्न बता जो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। क्योंकि याद रखना, मैं नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश की कोई भी बात आपसे छूटी रहे, क्योंकि आप लोगों को पता हमने पूरा का पूरा बुद्ध धर्म आपको पढ़ाया हुआ है। आप लोग देखिएगा वीडियो में, आपको लिंक आपके ग्रुप में होगी, आपको वहां बुद्ध धर्म मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, एक बार उसे और पढ़िएगा। अब हम लोग बात करते हैं सीधे मगध की। किसकी बात करते हैं, मगध की। जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं मगध की बात करने का प्रयास करूं तो मेरी बात सुनिएगा। मगध की हम लोग बात करें इतिहास के संदर्भ में, तो मगध में जो पहला वंश मिलेगा इसका नाम है हर्यक वंश।
हर्यक वंश के बाद जो वंश मिलेगा बच्चे इसका नाम है शिशुनाग वंश। अब मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि तुम लोग कितना पढ़ चुके हो, ये भी बात याद रखना। हर्यक वंश पूरा पढ़ाया, शिशुनाग पूरा पढ़ाया। इसके बाद जो वंश आता है इसका नाम है नंद वंश। क्या नाम है? नंद वंश। तो नंद वंश भी आपको मैंने पढ़ाया। हमने आपसे एक प्रश्न बताया था कि जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, हम लोगों ने ये आपके सामने रखा हुआ था कि इस मगध, जो मगध बच्चा, मगध कहाँ मिलेगा आपको बच्चा? बिहार में मिलेगा। जो मगध जो मगध का जो सबसे शक्तिशाली वंश है उसके लिए आपको उत्तर बताना कौन सा भैया? नंद वंश। क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपको एक विशेष जानकारी और आज दे देता हूं जो मैंने उस समय नहीं पढ़ाई थी, तो मेरी बात याद रखना। नंद वंश संपूर्ण भारत में था, संपूर्ण भारत में था। कहने की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर छोड़ने का प्रयास करें किसको भैया? बंगाल को। क्लियर है कि नहीं है? यदि हम लोग बंगाल वाले क्षेत्र को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, किसको भाई? बंगाल वाले क्षेत्र को छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है ये पूरा का पूरा कहां पर था भाई? पूरे के पूरे भारत में राज करता था। कौन सा वंश भैया? नंद वंश। अब मैं एक बात और आपको यहाँ पर विशेषता के रूप में बता दे रहा हूं नंद वंश के बारे में। देखिए, मैंने आपको जरूर बताया यहाँ पर कि बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में नंद वंश राज किया करता था। क्लियर है कि नहीं है? ये भी आप लोग बात याद रखना। और नंद वंश में मैंने आपको बताया इसी के शासनकाल में हमने आपको पूरा पढ़ाया कि भाई सिकंदर के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। आप लोगों को ये बात मैंने पूरी बताई, तो आप लोग याद रखिएगा ये नंद वंश हो गया। अब नंद वंश के बाद जो वंश आएगा उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। देखिए जरा ध्यान से, नंद वंश हो गया। इसके बाद जो बच्चा याद रखना इसके बाद आता भैया मौर्य वंश। कौन आता भैया? मौर्य वंश। तो बच्चा मौर्य वंश में आपको एक शासक मिलेगा जिसका नाम बच्चा अशोक। क्या नाम बच्चा? अशोक। तो अशोक जो शासक है बच्चा, अशोक में मैंने बता दूं सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश बना, सारनाथ का स्तूप, सारनाथ का स्तूप। ये शब्द पढ़ लो आज जरा, जीवन में पहली बार पता चलेगा, लिखा हुआ कई बार देखा होगा। स्तूप क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा घर बनाओ उसमें एक ऐसा छत बना दो, एक ऐसा घर बनाओ उसमें एक ऐसा छत बना दो जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, समझ लेना वो क्या बना हुआ? स्तूप। तो कहने का मतलब जिन छतों में, जिस ऐसे मकान जिनमें छत इस प्रकार से डले होते हैं, उस प्राचीन काल में क्या कहते थे? स्तूप। आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को बड़े सही से समझ गए होंगे। तो क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? मौर्य वंश में हमने आपको बताया जो अशोक ने सारनाथ के स्तूप बनाया। इसके बाद मौर्य वंश का जो अंतिम, जिसका नाम बृहद्रथ। क्या नाम बच्चा? बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। इसकी हम लोगों ने क्या करवा दी? हत्या किसके द्वारा कर दी भैया? पुष्यमित्र के द्वारा। और इसके बाद जो वंश बना बच्चा उसका नाम क्या है? शुंग वंश। पूरा का पूरा शुंग वंश हमने आपको पढ़ाया हुआ था और कोई प्रश्न नहीं बनता। इसके बाद मिलेगा आपको बच्चा शक वंश। क्या मिलेगा? शक वंश। इसके बाद आपको मिलता था बेटा कंड वंश। क्या मिलता था? कंड वंश। इसके बाद क्या मिलता था बच्चा आपको? कुषाण वंश। इसके बाद हम लोगों ने बात किस पर कर रहे थे बच्चा? गुप्त वंश। और गुप्त वंश से जितने प्रश्न हमारी परीक्षा में बन सकते हैं सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको बताए। तो ये हम लोग एक परिचय कर